अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आज हमारा एक और टॉपिक है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का पार्ट 2, जिसमें हम लोग अपनी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा आज की वीडियो को भी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बना दी है, जो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहाँ जाके अगर ये वीडियो आप लोगों ने वॉच नहीं की तो लाजमी से वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को सीखना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने इस टॉपिक्स को कवर किया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझा था और एलएलएम के बिहेवियर को, टेम्परेचर, टॉप पी और टॉप के को सिर्फ ओवरव्यू लिया था, और अगले टॉपिक में उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ फंडामेंटल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट, फ्यू शॉट, रोल प्रॉम्प्टिंग, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग एंड कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, जो कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होता है, जिसको हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज का पहला जो स्टेप है वो है चेन ऑफ थॉट, यानी सीओटी। व्हाट इज सीओटी? अब चेन ऑफ थॉट क्या है? चेन ऑफ थॉट का मतलब हम लोग हर आसान लैंग्वेजों में ये समझेंगे कि चेन ऑफ थॉट जब हम लोग कोई भी एक ऐसा काम करवाएंगे जो वो स्टेप बाय स्टेप करके हमारा एलएलएम हमें आंसर देगा। अब हम पूछ लेते हैं उससे कि मतलब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर मैथ प्रॉब्लम्स में या फिर लॉजिकल रीजनिंग्स में, और कुछ ज़्यादातर जहाँ आप लोगों को मल्टीपल स्टेप पे काम करना होता था ना, वहाँ जैसे हम लोग आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मैथ की 5-6 क्लास में। हम लोग जब हमारा मैथ का टॉपिक होता था तो उसमें कोई भी सवाल आता था तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना होता था, और कोई भी स्टेप अगर हम मिस कर देते थे तो उसके नंबर कट जाते थे। इसी तरह यही चेन ऑफ थॉट का काम है कि हम अपने जब एलएलएम को काम देंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप इसको हमें आंसर देगा, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें अपनी जो हम लोग उसको प्रॉम्प्ट बना के देंगे उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि स्टेट मी थिंग, या फिर स्टेप बाय स्टेप गिव मी आंसर एक्सेट्रा। तो अब हम लोग इसको ज़रा अपनी स्क्रीन पे करके भी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले से एग्जाम्पल दी हुई है। क्या एग्जाम्पल है? सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। इज आई वॉज 6 when my sister was half my age. How old is my sister when I am 40? Let me think through it step by step. अब इसमें पूछा गया है कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो कि अगर मैं 6 साल का हूँ और मेरी सिस्टर मेरे हाफ एज की है, तो जब मैं 40 साल का हो जाऊँगा तो मेरी सिस्टर की एज क्या होगी। तो अब आप लोग अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लो, जब तक हम लोग जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पर आके हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया। अब देखते हैं, ये देखना कि ये स्टेप बाय स्टेप हमें आंसर देगा। यहाँ पर क्या हो गया, तो स्किप कर देते हैं। अब देखो, अब इसने सबसे पहले क्या किया, इसने स्टेप 1 में पहले सिचुएशन को समझा कि अगर मैं 6 का हूँ तो मेरी सिस्टर की एज क्या होगी, और अगर और मतलब उसकी हाफ है, तो इसने फिर दैट मीन व्हेन आई वाज 6 माय सिस्टर वाज हाफ ऑफ 6 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें उसने निकाल ली कि जब मैं 6 साल का था तो मेरी सिस्टर की एज क्या थी, हाफ थी, तो इसने यहाँ पर निकाल लिया 3 है। अब स्टेप 2 में ये एज के डिफरेंस को मालूम करेगा। ठीक है, कि एज मेरी और सिस्टर की एज में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर आ गया 3 साल। 3 साल बड़ा हूँ मैं अपनी सिस्टर से। इसी तरह फिर इसने स्टेप 3 बनाया। उसने बोला अब हम 40 साल के हैं तो ऑलवेज 3 ईयर ओल्डर, तो सिस्टर की एज क्या होगी, 37। तो आखिरी में जाके इसने व्हेन यू आर 40 योर सिस्टर इज 37 ईयर ओल्ड। तो ये होता है हमारे पास चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चेन ऑफ थॉट बहुत ही आसान चीज़ है, आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाया। ज़्यादा मैंने लंबी नहीं की कि इसका मतलब वगैरह क्या होता है। ये मतलब होता है कि किसी भी काम को अगर हम एलएलएम से स्टेप बाय स्टेप करवाना चाहते हैं तो चेन ऑफ थॉट उसके लिए बेस्ट मेथड है। और हम अपनी प्रॉम्प्ट टू इस तरह भी लिखनी पड़ती है, और उसमें ये लाइन अगर आप लोग लिख दो तो एलएलएम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करके दे देता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना दूसरे टॉपिक पर।
जैसे कि दूसरा स्टेप हमारे पास देखो, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ भी लिखा हुआ है, लेट थिंग स्टेप बाय स्टेप और सिमिलर फ्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, इससे मिलते जुलते फ्रेस के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर अगर हम 0 रखेंगे तो हमें एक कंसिस्टेंट रीजनिंग मिलेगी और एक एग्जैक्ट फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इसका 0 ही रहने देना जब भी चेन ऑफ थॉट लिकआउट हो। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब सेल्फ कंसिस्टेंसी नाम से पता चल रहा है क्या है, देखो नाम से काम पता चल जाता है। अब इसका नाम देखो, सेल्फ कंसिस्टेंसी, यानी ये क्या करता है, अब जनरेट करता है मल्टीपल रीजनिंग पार्ट को और उनमें से एक कॉमन आंसर सेलेक्ट करता है। जैसे कि हम एक ही सवाल अपने एलएलएम से कुछ 3 बार पूछेंगे, आप लोग एग्जाम्पल ले लो, 3 बार पूछेंगे यानी मल्टीपल टाइम पूछेंगे, और लेकिन वो तीनों बार सवाल तो एक ही होगा लेकिन फ्रेजिंग डिफरेंट होगी, टेम्परेचर उसका हम चेंज करेंगे, टॉप पी टॉप के को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर एलएलएम क्या करेगा, फिर एलएलएम तीनों का जो आंसर आएगा ना उसमें से जो मोस्ट कॉमन आंसर होगा उसका आंसर हमें, कॉमन वाला जो होगा ना वो मेन आंसर हमें दे देगा। अब ये इसकी एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लिखी हुई है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, देखो इसको इस बार मैं कॉपी करके जीपीटी पे ले आता हूँ और वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, इफ आई स्टोर ऑफर अ 20% डिस्काउंट ऑन अ $50 आइटम, व्हाट इज द फाइनल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ गया हमारे पास व्हाट इज द फाइनल प्राइस, तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, स्टोर पे ऑफर लगी है 20% डिस्काउंट पे, तो इसमें $50 का जो आइटम है ना उस पर 20% डिस्काउंट की ऑफर लगी है। अब फाइनल प्राइस क्या होगा, तो फिर हमने लिख दिया जनरेट आपको करने 3 डिफरेंट रीजनिंग पार्ट है इस क्वेश्चन के और एक कंसिस्टेंट आंसर आपको फाइनल करना है। पहला पार्ट, टू फाइंड द फाइनल प्राइस कैलकुलेट द डिस्काउंट 20% ऑफ $50 इज 0.0220 मल्टीप्लाई 50 और इसमें लिख दिया इसका फाइनल आंसर है 40। ये है पार्ट 1 जिसका फाइनल आंसर 40 आ रहा है। इसी तरह पार्ट 2 है जिसका फाइनल आंसर 40 आ रहा है और इसी तरह पार्ट 3 है जिसका फाइनल आंसर 40 आ रहा है। तो मोस्ट कॉमन आंसर 40 है। अब देखते हैं, हम इससे पूछते हैं ये क्या हमें आंसर देता है। देखो ऑल 3 पार्ट रीजनिंग पार्ट एग्री, तो इससे क्या हुआ, मतलब 3 डिफरेंट, अब मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूँ, इसको हम हटा देते हैं, गिव मी द मोस्ट कॉमन आंसर। अब देखते हैं हमें क्या देता है, देगा तो 40 है। देखो इसने 40 दे दिया है, तो बहुत ही आसान है। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या है, सबको आसानी से समझ आ गया होगा कि सेल्फ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक ही सवाल को मल्टीपल पार्ट्स में मल्टीपल टाइम डिफरेंट फ्रेजिंग के साथ आंसर। देखो इसमें 3 पार्ट है और तीनों का मतलब तरीका अलग था, तीनों की फॉर्मूला समझ लो, तीनों के फॉर्मूले अलग थे, तीनों की इक्वेशंस अलग थी, लेकिन सवाल एक ही था, तो तीनों का आंसर एक ही आएगा, सही है। तो अब आ जाते हैं हम स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग। व्हाट इज स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग, देखो स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग क्या है, यानी पहले हम अपने एलएलएम से एक जर्नल सवाल पूछे और फिर जो उसका आंसर आया ना उसी को हम अपना अगले सवाल में कॉन्टेक्स्ट बनाकर पूछें। जैसे कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं, स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ हम लिख देते हैं व्हाट, स्टेप 1 क्या है, व्हाट आर द की फैक्टर दैट जनरली अफेक्ट वेबसाइट लोडिंग स्टेप। हमने इससे पूछा है कि फर्स्ट हमें बताओ कि की फैक्टर्स बताओ जिससे हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इसने हमें की फैक्टर्स हैं ये सारे, ठीक है। अब ये हमें की फैक्टर्स बता रहे हैं। अब इन्हीं की फैक्टर्स का यूज़ करते हुए, यानी इन्हीं की फैक्टर्स को अब हम अपना कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे अगले सवाल में। देखो यहाँ क्या लिखा है, यूजिंग दीज फैक्टर provide specific recommendation to optimize the loading speed of an e-commerce website with heavy product and images and multiple third party plugins, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग ये होती है कि पहले हमने जनरल सवाल पूछ लिया, हमने अपना आगे वाले सवाल नहीं पूछा, डायरेक्ट हमने सवाल नहीं पूछा, हमने पहले जनरल सवाल पूछा कि कुछ सी फैक्टर निकाल के दे दो। अब इतने की फैक्टर निकाल के दे दिया, अब हम कहेंगे इन्हीं की फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमें एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दो कि लोडिंग स्पीड। तो हमने समझ लो हमने एलएलएम को पागल बनाया, अब वो हमें देगा एक बेस्ट आंसर और सवाई आंसर देगा जिससे हमारा काम भी इजी हो जाएगा और हमें अपना आंसर भी मिल जाएगा। अब देखो यूजिंग दिस फैक्टर, अब ये इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमें प्रोवाइड करेगा एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। देखो ऑप्टिमाइज इमेज,
इम्प्रूव सर्वर परफॉर्मेंस। तो इतने हमारे, तो हमने क्या किया, अपने पहले ही एक जनरल सवाल पूछा, उसके आंसर को हमने अपना कॉन्टैक्ट बनाया, ठीक है, यूजिंग दिस फैक्टर आंसर, और अपना मेन सवाल भी उससे पूछ लिया, तो उसका एक हमें जो आंसर चाहिए था वो हमें मिल चुका है। सही है। तो अब हम आ जाते हैं आगे, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं हम रिएक्ट पर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मज़ा भी आएगा उसको समझने में कि रिएक्ट क्या होता है। रीएक्ट का मतलब, यानी री का मतलब रीजनिंग और एक्ट का मतलब एक्टिंग। अब हमारे पास एक नया टूल भी आया है जो एलएलएम्स के पास होता है कि वो पहले सोचता है, ठीक है, फिर एक्शन करता है, यानी कि कोई टूल्स कॉल करता है, कोई फंक्शन चलाता है, कोई एक्शन करता है, ठीक है। पहले सोच लिया, रीजनिंग की, फिर एक्शन किया, और फिर ऑब्जर्वेशन, यानी कि फिर आंसर दे दिया, फिर उसने सोचा, फिर ऑब्जर्व किया, फिर आंसर, फिर उसने सोचा, फिर एक्शन किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर उसने सोचा, फिर एक्शन किया, फिर ऑब्जर्व किया, और फिर आखिरी में उसने फाइनल आंसर दे दिया। नहीं समझ आया? अब हम इसको समझते हैं अपनी एग्जाम्पल से। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या, हम इधर ही समझ लेते हैं। वॉट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो एंड हाउ डज इज कंपेयर टू द न्यू सिटी। ये हमारा क्वेश्चन हमने ChatGPT को दिया, ये यहाँ से आप लोग समझ लो। तो सबसे पहले उसने क्या सोचा, आई नीड टू फाइंड द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो एंड न्यूयॉर्क सिटी टू कंपेयर देम एंड आई वुड स्टार्ट बाय सर्चिंग फॉर द। सबसे पहले उसने सोचा क्या कि करंट पॉपुलेशन, उसको क्या सोचा उसने कि मुझे फाइंड करनी है टोक्यो और न्यूयॉर्क की करंट पॉपुलेशन और फिर उनको कंपेयर करना है। उसने फिर एक्शन किया, वेब सर्च टूल को यूज़ किया, देखो वेब सर्च टूल ये रहा, और उसने करंट पॉपुलेशन 2025 की टोक्यो की निकाली, और ऑब्जर्व उसने क्या किया, यानी कि 37.4 मिलियन हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है टोक्यो की, कितनी, 37.4 मिलियन 2025 में, ठीक है। फिर उसने सोचा, हमने टोक्यो की पॉपुलेशन मालूम कर लिया, अब नेक्स्ट हमें न्यूयॉर्क की मालूम करनी है। फिर उसने एक्शन किया, वेबसाइट टूल को चलाया, फिर उसने ऑब्जर्व कर लिया अपने पास कि उसकी पॉपुलेशन क्या है, 23.6 मिलियन। फिर उसने सोचा कि अब दोनों का मिल गया, अब हमें कंपेयर करना है, और टोक्यो इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन देन। फिर उसने सोचा और उतना आखिरी में फाइनल आंसर दे दिया कि टोक्यो की पॉपुलेशन 37.4 है कंपेयर टू न्यूयॉर्क, तो टोक्यो जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लार्जर है। सही है। तो ये होता है रीएक्ट का मतलब। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रीएक्ट रीजनिंग प्लस एक्टिंग इज अ प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दैट इंटरलीव रीजनिंग स्टेप विद एक्शन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इस तरीके से हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एलएलएम क्या करता है, वापस से याद रख लो, पहले सोचेगा, फिर एक्शन करेगा, एक्शन यानी कोई भी टूल्स कॉल कर सकता है, कोई भी एपीआई चला सकता है, कुछ भी, ठीक है, और फिर अपने पास ऑब्जर्व कर लेगा आंसर, और आखिरी में जाके फाइनल आंसर के साथ सबको हमें दे देगा। अब आ जाते हैं हम लोग थ्री ऑफ थॉट। आज की टॉपिक का हमारा, आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है थ्री ऑफ थॉट। अभी हमने पूछा ऊपर चेन ऑफ थॉट क्या होता है, अब मैं बताता हूँ थ्री ऑफ थॉट क्या होता है। देखो दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। चेन ऑफ थॉट में वो एक ही बारी का मतलब एक ही तरीका अपनाएगा। हमने उससे एक सवाल पूछा, उसने एक ही स्टेप में हमें आंसर दे दिया। चेन ऑफ थॉट में पहले वो अपनी रीजनिंग करेगा, रीजनिंग में वो मल्टीपल रीजनिंग करेगा, यानी एक तरीका नहीं सोचेगा, वो तीन तरीका करने का सोचेगा। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर किया था ना कि हमारा मैं 6 साल का हूँ तो मेरी बहन मेरे दादी एज की है, और जब मैं 40 का हूँगा तो मेरी बहन कितने की होगी, तो उसने डायरेक्ट एक ही आंसर दिया। अब इसमें वो डायरेक्ट नहीं देगा थ्री ऑफ थॉट में, ठीक है। थ्री ऑफ थॉट में पहले वो खुद ही तीन तरह की रीजनिंग सोचेगा, फिर वो उन तीनों में से जो बेस्ट होगी ना, बेस्ट, उनको हमें पास कर देगा। सही है। तो इसको यूज़ किया जाता है कोई भी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या डिसीजन मेकिंग, या फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड टारगेटिंग योर अडल्ट। टास्क क्या है इसका, क्या एक्सप्लोर करो मल्टीपल स्ट्रेटेजिक अप्रोच, अवेल्यूएट देम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो ये ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3, ठीक है। फाइनल स्ट्रेटेजी उसने क्या किया, फाइनल स्ट्रेटेजी उनने तीन ब्रांच में से जो बेस्ट है ना, इन तीन ब्रांच में से जो बेस्ट है उसको इतने फाइनल स्ट्रेटेजीज और तीनों को मिला के उसने एक फाइनल आंसर बनाया। तो थ्री ऑफ थॉट क्या करता है, इन्वॉल्व होता है वो जनरेटिंग मल्टीपल रीजनिंग ब्रांचेस टू एक्सप्लोर डिफरेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इवेल्युएटिंग ईच एंड सिंथेसाइजिंग द बेस्ट आइडियाज इनटू द फाइनल आंसर। तो ये काम है थ्री ऑफ थॉट का। थ्री ऑफ थॉट बहुत ही आसान है। सबसे आसान चीज़ इसमें ये है कि वो जनरेट करता है मल्टीपल रीजनिंग पार्ट, और वो सिंगल रीजनिंग पार्ट जनरेट करता है चेन ऑफ थॉट जो हमें पास कर देता है। ये जनरेट करता है मल्टीपल रीजनिंग पार्ट, और फिर उन सब को एक्सप्लोर करके एक डिफरेंट सॉल्यूशन निकालता है हमारी प्रॉब्लम का, और फिर एक बेस्ट आइडिया हमें दे देता है।
तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और इसकी रेडमी फाइल आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। और अगर आज की वीडियो छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना आने वाली वीडियोज़ के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।